Welcome in this video. This is class 9th, subject civics, chapter number 3, electoral politics. So let's start this video. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, देखिए हिंदी में कहें तो आपका निर्वाचक राजनीति यानी कि निर्वाचक राजनीतिक क्षेत्र, निर्वाचक राजनीति या निर्वाचन, ये सब क्या हैं, इससे संबंधित जानकारियाँ हमको इस चैप्टर से मिलेंगी। और कुछ इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पिछले चैप्टर में भी हमने गेट की थी, तो यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है इलेक्शन से रिलेटेड। तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं क्या क्या इस चैप्टर में इलेक्शन से संबंधित बातें बताई गई हैं। In chapter 3 of class 9 civics you will understand how the representatives are elected. इसमें हम ये सीखेंगे कि जो प्रतिनिधि हैं उनको किस तरह से चुना जाता है। The chapter begins with the topic of why elections are necessary. ये चैप्टर स्टार्ट होगा आपका इलेक्शन की आवश्यकताएं क्या है एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र में ये किस प्रकार यूजफुल है। Then it further explains how electoral competition among parties serves the people, और किस तरह से ये इलेक्टोरल कंपटीशन है, निर्वाचक प्रतिस्पर्धा है, वो किस प्रकार लोगों की सेवा कर सकती है पार्टीज़ के बीच में। The basic idea that this chapter tries to convey is to distinguish democratic elections from non-democratic elections. इसके साथ ही हमें इसमें एक नैतिक ये भी विचार प्राप्त होगा, इस चैप्टर कन्वे भी करता है कि जो इलेक्टोरल या कह सकते हैं इलेक्शंस हैं वो किस तरह से अंतर स्पष्ट करते हैं आपके डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, या इस तरह के जो देश हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं दो तरह के जो इलेक्शंस रहते हैं, एक नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, उनके बीच का अंतर भी यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है, इनके अंतर को समझाया गया है। और अगर स्पष्ट हम समझें तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब प्रजातांत्रिक जो चुनाव होते हैं उनसे, और नॉन डेमोक्रेटिक जो अप्रजातांत्रिक चुनाव होते हैं उससे संबंधित। सो गो थ्रू चैप्टर 3 ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड गेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से बहुत गहराई से निर्वाचक और निर्वाचन को समझ सकते हैं। After going through this chapter, you will get to know the points that makes an election democratic. After going through this chapter, इस चैप्टर के माध्यम से you will get, आप प्राप्त करेंगे, to know, जानेंगे, the points, बिंदुओं को, that make an election democratic, उन बिंदुओं को जिनके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक कैसे होता है। These notes will help you in रिवीजन एज वेल। इसके साथ साथ ये बिंदु आपको रिवीजन करने में भी कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमको इलेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इलेक्शन को हम सभी समझ ही गए हैं, इलेक्शन क्या है। इलेक्शन मीन्स टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ पार्टी। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, किसी भी प्रजातंत्र में जो इलेक्शन है वो नियमित होते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। लगभग संसार में 100 ऐसे देश हैं जिनमें इलेक्शंस होते हैं और लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। The mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them whenever they want to is called an election. तो देखिए इलेक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं लगातार
कुछ पीरियड के बाद, यानी कि इलेक्शन जैसे हमारे यहाँ होता है तो उसमें 5 वर्ष के लिए एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, तो उसको आप रेगुलर इंटरवल्स बोल सकते हैं। और हम उनको चुनते हैं और जब चाहें जहाँ चाहें उनको चुनें, तो ये प्रक्रिया ही इलेक्शन कहलाती है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। तो इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं, जो वोट डालते हैं, निर्वाचन करते हैं, उनके पास कई चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। वे चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाए। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वह चुनते हैं ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे गवर्नमेंट के स्वरूप को जो उनके लिए कई तरह के निर्णय ले सकती है। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो चुनते हैं ऐसी पार्टी को जो योजनाएं बनाती है, गाइड करती है गवर्नमेंट को, एंड लॉ मेकिंग और कानून बनाने में सहायता करती है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो ऐसा क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है, प्रजातांत्रिक बनाता है, देखते हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़ देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक को यह आज़ादी है या प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य है कि वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड आफ्टर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टीज़ और कैंडिडेट को जो है स्वतंत्र रखा गया है कि वह इलेक्शंस को कराएं, प्रतिस्पर्धात्मक इलेक्शंस कराएं और लोगों को, वोटर्स को उन्हें चुनने की चॉइस दें। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। इलेक्शंस जो है लगातार प्रत्येक वर्ष होने चाहिए, कुछ सालों के बाद होने चाहिए। द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। द कैंडिडेट प्रीफर्ड, और किसी भी कैंडिडेट को प्रीफर किया जाए कि उसे लोगों के द्वारा चुना जाए। इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। बिल्कुल स्वतंत्र और स्वच्छ तरीके से चुनाव हों। वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, जिससे कि लोग वास्तव में उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनें जिसको चुनना चाहते हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिक कंपटीशन। क्या यह पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए ठीक है। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जितने इलेक्शन होते हैं वो सब पॉलिटिकल कंपटीशन से ही संबंधित हैं। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। इसके कई स्वरूप हैं। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग सेवरल कैंडिडेट्स। और हम कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र से के स्तर तक इट टेक्स द फॉर्म, यह एक स्वरूप ले लेता है कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का, एवं सेवरल कैंडिडेट्स, कई जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनके बीच। हेयर आर अ फ्यू रीजन्स दैट सपोर्ट पॉलिटिकल कंपटीशन एज बीइंग गुड फॉर पीपल। यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं जो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन को एज बीइंग गुड फॉर पीपल, कि किस तरह से यह लोगों के लिए अच्छा है। फर्स्ट, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। जो रेगुलर कह सकते हैं चुनाव की प्रतिस्पर्धा है, वो लोगों को और पार्टीज़ के लीडर्स को प्रेरणा प्रदान करती है। इंसेंटिव्स का मतलब होता है प्रेरणा देना। पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ़ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जानती हैं यदि उन्होंने किसी मुद्दे को उठाया दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, जिसे लोग चाहते थे उठाना, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो उनको ये पता चल जाएगा पार्टीज़ को कि उनकी स्थिति अगले इलेक्शन में बहुत अच्छी होगी, उनकी जीत की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत,
इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, और अगर वो वोटर्स को उनके कार्यों से, अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं कर सके, अपने कार्यों से, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, तो वो इस योग्य नहीं होंगे कि वह दोबारा जीत पाएँ। If a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve the people. तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल मोटिवेटेड होती है अपनी शक्ति की इच्छाओं को लेकर के, इसके बावजूद इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, तो उनको जो है फोर्स से, दबाव में लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। वाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, नेक्स्ट हेडिंग दी है हमारा इलेक्शन का सिस्टम क्या है, उससे संबंधित है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली रेगुलर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हेल्ड होते हैं वह लोकसभा और विधानसभा असेंबलियों के द्वारा लगातार 5 वर्ष बाद होते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड, और 5 साल के बाद ही जो टर्म्स होते हैं किसी भी प्रतिनिधि के, वो ख़त्म हो जाते हैं। इलेक्शंस हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक समय पर ही इलेक्शन होते हैं, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डे इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। और ये कुछ दिनों के अंदर, बिल्कुल एक जैसे दिन के अंदर या कुछ दिनों में जो इलेक्शंस होते हैं, इनको ही हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रिजाइनेशन ऑफ अ मेंबर, दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। और कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर कोई वैकेंसी होती है या किसी प्रतिनिधि की मौत हो जाती है, किसी मेंबर या कोई मेंबर रिजाइन दे देता है, तो ऐसी जगह पर इलेक्शन जो कराए जाते हैं उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचक क्षेत्र। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के उद्देश्य के आधार पर भारत जो है कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन्हीं को हम जो है निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। द वोटर्स हु लिव इन अ एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे वोटर्स जो कहीं रहते हैं किसी क्षेत्र में और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा के इलेक्शन के आधार पर भारत जो है 543 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जितने निर्वाचक क्षेत्रों में प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रत्येक स्टेट को उनके स्पेसिफिक नंबर के आधार पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड MLA। तो इस तरह से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, या हम कह सकते हैं जो प्रतिनिधि किसी क्षेत्र से चुना जाता है, उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA बोलते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी कई जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस, बिल्कुल इन्हीं आदर्शों को पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस में यूज किया जाता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, प्रत्येक गांव और कस्बे को कई वार्ड्स में अलग अलग कर दिया जाता है। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज, तो प्रत्येक वार्ड में एक मेंबर गांव से चुना जाता है, और द अर्बन लोकल बॉडी, और इसी तरह से शहरी क्षेत्र से। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स, इनको ही हम सीट्स के रूप में काउंट करते हैं।
फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट्स 1 सीट इन द असेंबली। और इसी तरह से जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है वो 1 सीट को रिप्रेजेंट करता है असेंबली में। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हम कह सकते हैं आरक्षित जो निर्वाचक क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कुछ लोगों को एक विशेष वर्ग के लिए रिजर्व हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए SC जिसको बोलते हैं, एंड शेड्यूल ट्राइब्स कह सकते हैं जो शेड्यूल जनजाति है ST उसके लिए। इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC एंड 47 फॉर द ST। तो लगभग जो 84 सीटें हैं वो SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो अगर जैसे मान लिया SC रिजर्वेशन है तो उसमें सिर्फ वही व्यक्ति उस इलेक्शन को लड़ सकता है जो SC वर्ग से संबंधित है। ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर ST। इसी तरह से ST की अगर सीट है तो सिर्फ उस पर वही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ सकता है जो ST जनजाति से संबंधित है। इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल जिसको पंचायत बोलते हैं एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशन बोलते हैं, लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC एंड वुमेन कैंडिडेट्स एज वेल। इसी तरह से कई स्टेट्स में कुछ सीटें रूरल और अर्बन क्षेत्रों में रिजर्व होती हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको OBC बोलते हैं उसके लिए और महिलाओं के लिए। वोटर लिस्ट क्या है इसमें देखते हैं। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इस प्रजातांत्रिक चुनाव में द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज prepared much before election and given to everyone, which is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list। बिल्कुल इसी तरीके से जो एक लिस्ट होती है जिसमें एलिजिबल लोग रहते हैं उन लोगों की लिस्ट जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए, ठीक है, इलेक्शन में, और किसी को भी वो वोट दे सकते हैं, उसी को हम ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल बोलते हैं जिसको आम भाषा में वोटर लिस्ट जाना जाता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ये गवर्नमेंट ये की जिम्मेदारी है, कह सकते हैं सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति एलिजिबल जो है 18 साल का है जो वोट दे सकता है उसके नाम को वोटर लिस्ट में रखें। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC जिसको बोलते हैं व्हेन दे गो आउट टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। और वोटर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसको EPIC बोलते हैं या वोटर कार्ड अपने साथ लेकर जाएं व्हेन दे गो आउट टू वोट, जब वो वोट डालने जा रहे हैं, सो दैट ताकि नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, जिससे कि कोई और वोट किसी को न दे सके। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग एज वोटर्स कैन सो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। अब केवल ये वोटर कार्ड ही कंपलसरी नहीं है वोटिंग करने के लिए, इसके अलावा और भी पहचान पत्र प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें नहीं दिया है, आधार कार्ड भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसा होता है, कैसे होता है, नॉमिनेशन कैंडिडेट का कैसे होता है, या और हिंदी में ऐसे समझें तो नामांकन या नामांकन किस प्रकार होता है। इसका अर्थ है कि किस तरीके से वो इलेक्शन में खड़े होने के लिए अपने नाम को प्रेषित करता है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं एक वोटर है वो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो सकता है। द कैंडिडेट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स एज। उसकी ये शर्त है इलेक्शन कमीशन की कि उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल आउट अ नॉमिनेशन फॉर्म। और जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको जो एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। और सिक्योरिटी एक सुरक्षा के लिए
उसको कुछ धन देना पड़ता है। द कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, उसको लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है, अपनी सहमति देनी पड़ती है जो संवैधानिक है, कानून के तहत है। जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, उसको ये बताना है कि कोई सीरियस क्रिमिनल केस उस पर चल रहा है या उसके अगेंस्ट पेंडिंग है। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, इसके साथ ही उसको अपने फैमिली डिटेल देनी है, अपना कह सकते हैं और अपने ऋणों के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में उसको जानकारी देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, दिस इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक सो दैट वोटर्स कैन मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। तो इसके साथ ही उसको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वहाँ पर दिखानी है, जिससे कि जो वोटर्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन उसकी पता चल सके और पब्लिक के सामने उसकी सही इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कि वोटर्स ये डिसीजन ले सकें उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर और उसको चुन सकें। इलेक्शन, नेक्स्ट आपका हेडिंग है इलेक्शन कैंपेन। तो कैंपेन का मतलब है मुहिम या एक तरह का अभियान, तो हम कह सकते हैं चुनाव का अभियान। तो द इलेक्शन campaigns are conducted to have a free and open discussion about who is a better representative and in turn which party will make a better government। तो जो इलेक्शन अभियान है वो कंडक्ट होता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, ओपन रूप से उस पर चर्चा हो सकती है, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेटर है और कौन सी पार्टी जो है वो अच्छी पार्टी बन सकती है, अच्छी सरकार बन सकती है। In India, election campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling। तो ये हम कह सकते हैं इलेक्शन कैंपेन है, या कह सकते हैं और इसे सरल भाषा में समझें जो इलेक्शन से संबंधित हम कह सकते हैं जो प्रचार है, प्रचार प्रसार है, उसके लिए हमारे देश में 1 या 2 सप्ताह का समय दिया जाता है उस पीरियड से जब फाइनल लिस्ट में कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होता है एंड द डेट ऑफ पोलिंग, और पोलिंग की जो डेट आती है उससे पहले। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, इसमें क्या होता है कैंडिडेट जो होते हैं वो अपने वोटर से कॉन्टैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेसेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबाइल्स देयर सपोर्टर्स, और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के एड्रेस को लेते हैं और मीटिंग्स करते हैं। इसके साथ ही अपनी पार्टीज़ को मोबिलाइज करते हैं, उनको संगठित करते हैं उनके सपोर्ट्स के लिए। सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस, कई इलेक्शंस में जो सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं वो पार्टीज़ के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे सेफ डेमोक्रेसी, लैंड टू द टीलर, अपने खेतिहर और कह सकते हैं भूमि के लिए। प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को सेव करना, ऐसे स्लोगन्स रहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इंडिया के इलेक्शन और कानून के तहत कोई भी पार्टी और कैंडिडेट कैन कर सकता है ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि हिंदी में से कहें तो घूस नहीं दे सकता, धमकी नहीं दे सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के आधार पर उनसे अपील नहीं कर सकता। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, और प्रचार प्रसार के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का प्रयोग नहीं कर सकता। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शंस और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी in an assembly election if any political party does so the election can be rejected by the court। और इसके साथ ही spend more than 25 लाख, अगर 25 लाख से ऊपर वह स्पेंड करता है इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के
क्षेत्र में और 10 लाख से ऊपर किसी असेंबली इलेक्शन के लिए अगर ऐसा कोई पार्टी इससे अधिक खर्चा करता है तो इलेक्शन को कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन एडिशन टू द लॉस, और कानून के तहत ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। उनको जो है सहमत होना पड़ता है एक मॉडल कोड के तहत जिसको कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन प्रचार प्रसार सभा द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, तो इसके तहत कोई भी पार्टी या कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता है उसको नीचे बताया गया है। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इलेक्शन प्रोपेगेंडा, तो इस कानून के तहत कोई भी जो पार्टी है वो किसी भी पूजा पाठ से संबंधित स्थान को अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं प्रयोग में ला सकती हैं। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए किसी भी गवर्नमेंट वाहन का और एयरक्राफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकती। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस्ड हो गए, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, तो कोई भी मिनिस्टर जो है किसी तरह का प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं कर सकता, कोई भी प्रोजेक्ट फाउंडेशन नहीं बना सकता। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और इसके साथ ही वह किसी भी बड़े डिसीजन पॉलिसी डिसीजन को नहीं मना सकता और ना ही किसी तरह की जो है प्रोमिसेस कर सकता है या ऐसी फैसिलिटीज़ को पब्लिक के लिए कह सकते हैं प्रोवाइड करा सकता है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, पोलिंग का मतलब है जब इलेक्शन आपका होता है, कंडक्ट किया जाता है, वोट पड़ते हैं, वो पोलिंग कहलाती है। एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, और वोट को गिनना, ये क्या है इसको हम समझेंगे। द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स इज कॉल्ड द इलेक्शन डे, जब वोट हम डालते हैं उस दिन को ही इलेक्शन डे बोला जाता है। द वोटिंग इज़ डन इन द फॉलोइंग मैनर, और वोटिंग इस तरह के तरीक़ों से की जा सकती है, नीचे दिए गए हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ, कोई भी वोटर जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है वो अपने करीबी पोलिंग बूथ पर जा सकता है। बस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिसर्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, तो जब वोटर अंदर पहुंच जाएगा पोलिंग बूथ में तो जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो आपके आइडेंटिफाई चेक करेंगे, आपके वोटर आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे आपके आईडी प्रूफ को चेक करके आपके फिंगर पर मार्क लगा और आपके हाथ फिंगर पर मार्क करने के बाद वह आपको वोट डालने की परमिशन देगा। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in fair way. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party names and symbols are listed. इसके साथ ही एक कैंडिडेट होगा जिसको एजेंट बोला जाता है, वो इस पोलिंग बूथ के अंदर रहता है, वो यह जांचता है कि जो वोटिंग हो रही है वो ठीक तरीके से हो रही है, स्पष्ट तरीके से हो रही है, और जो बैलेट पेपर है, और बैलेट पेपर क्या होता है जिस पर जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके नेम्स होते हैं, उनके सिंबल्स छपे होते हैं, जिस पर मोहर लगा करके उसे आपके वोटिंग जो बॉक्स होता है उसमें डाल दिया जाता है। तो ऐसी सीट और पेपर्स पर जिन पर नाम छपे हुए हैं उनकी चिंता करते हैं। द बैलेट पेपर वाज यूज्ड अर्लियर, और आज भी जो है बैलेट पेपर का यूज किया जाता है, लेकिन नाउ अ डेज अभी हाल ही की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयोग में लाई जा रही है, इसको ईवीएम मशीन बोलते हैं, आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स, इससे भी क्या है वोट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक बटन लगा होता है और वो बटन सभी जितने कैंडिडेट होते हैं उनके नेम और सिंबल के आगे बने होते हैं, आपको जिसको वोट डालना है उस बटन को आप दबाएंगे
और आपका वोट जो है रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स। द मशीन शोज, मशीन ये दिखाती है नाम को ऑफ द कैंडिडेट के एंड द पार्टी सिम्बल्स, और उस पार्टी सिम्बल को, जैसा मैंने अभी बताया। द वोटर हैज़ टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट। तो जो अभी जिससे पहले मैंने बता दिया, तो जो बटन होता है वो उस कैंडिडेट के नेम और सिंबल के अगेंस्ट होता है जिसको दबा करके आप वोट देना चाहते हैं। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब पोलिंग ओवर हो जाती है, पोलिंग बूथ ख़त्म हो जाता है, ऑल द EVMs आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। तो जो जितनी भी EVM मशीन है उन सबको कलेक्ट करके उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ऑल द EVMs आर ओपनड। A few days later, all the EVMs are opened and the voters secured by each candidate are counted। कुछ दिन बाद जो है EVMs को ओपन किया जाता है और वोट्स को सिक्योर किया जाता है बाय ईच कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट को, और उनको गिना जाता है। The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected। ऐसे कैंडिडेट जिनको उस निर्वाचन क्षेत्र से, उनके निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक वोट मिलते हैं या सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उनको जो है इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या है जिसकी वजह से जो इलेक्शन है वो भारत में डेमोक्रेटिक हैं, प्रजातांत्रिक हैं, या क्या ऐसी बात है जो इनको डेमोक्रेटिक बनाती है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन। इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन, EC। भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होते हैं, इसको EC बोलते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका जो मुखिया होता है वो इलेक्शन कमिश्नर होता है। CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड हैज़ अ वाइड रेंज। ये इंडिपेंडेंट होता है और इसके पास वाइड रेंज होती है, और पावर्स, शक्तियों की विचार जो हैं। EC टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसके पास जो है डिसीजन लेने की और कंडक्ट करने की, कंट्रोल करने की इलेक्शन को शक्तियाँ होती हैं। इसके साथ ही जो अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का और रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन होता है, ये सभी कार्य जो है इसी के अंडर होते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ ही ये क्रियान्वयन करता है, कोड कंडक्ट करता है और पनिश भी कर देता है ऐसे कैंडिडेट को जो वायलेट होते हैं, यानी कि इलेक्शन के दौरान किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पनिश करने का काम भी इलेक्शन कमिश्नर का ही होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, और ये EC के द्वारा ही गवर्नमेंट को भी एक गाइडलाइन जारी की जाती है इलेक्शन पीरियड के अंतर्गत, टू प्रिवेंट द यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जिसमें क्या है, रोकने के लिए यूज और मिसयूज को, गवर्नमेंट की शक्तियों को, जिससे चांसेस हो जाते हैं जीतने के, टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो इस गाइडलाइन को वो ट्रांसफ़र भी करता है सम ऑफिशियल्स को। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ EC एंड नॉट टू गवर्नमेंट, और इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत ही या उसके अंडर ही गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं, ना कि सरकार के। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है देखते हैं, प्रतिनिधित्व क्या है इसको देखेंगे। द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाई सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन की क्वालिटी प्रोसेस को चेक किया जाता है, देखा जाता है पार्टिसिपेशंस को,
जो लोगों के द्वारा होता है। पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज़ मेजर्ड बाई वोटर टर्नआउट फिगर। वोटर टर्नआउट फिगर के द्वारा इनके पार्टिसिपेशन को मापा जाता है। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। इससे पता चल जाता है कि कितने परसेंट एलिजिबल वोटर्स ने वोट को कास्ट किया है, डाला है। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज proportion as impaired the rich and privileged section। इसके साथ ही जो पुअर और इलिटरेट पर्सन होते हैं उनके जो वोट डालने का प्रतिशत है या उनकी जो संख्या है उसको कंपेयर किया जाता है धनी लोगों के संख्या से। कॉमन पीपल इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। कॉमन लोगों की ये सोच है, उनको यह महसूस होता है कि इलेक्शन के माध्यम से ही हम प्रेशर बना सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर और अपनी नीतियों को उनसे बनवा सकते हैं, साथ ही अपने लाभ से संबंधित प्रोग्राम्स को लॉन्च करा सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज ओवर द ईयर। हर साल जो है जो वोटिंग करने का इंटरेस्ट है इलेक्शन से संबंधित वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इलेक्शन आउटकम्स को एक्सेप्ट करना क्या है। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन इज़ द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। एक फाइनल टेस्ट जो क्या एक स्पष्ट और स्वतंत्र इलेक्शन को कराता है उसको ही हम आउटकम इलेक्शन बोलते हैं। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो रूटीनली इलेक्शंस को लूज करती हैं इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, नेशनल और स्टेट लेवल पर। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव रियरली लॉसेस एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग पीएम्स और एमएलएज लूज इलेक्शन। तो यूएस में जो पदधारी है, जो सिटिंग है या इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे, तो यूएस में जो इलेक्शन के लिए पदाधिकारी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जो है जल्दी इलेक्शन को लूज़ कर देते हैं। और भारत में भी लगभग आधे से ज़्यादा एमपी एमएलएज हैं जो इलेक्शन को लूज़ करते हैं। कैंडिडेट हु आर नन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। और ऐसे कैंडिडेट जो बहुत अधिक रुपया खर्च करते हैं वोट्स को बाय में करने में, खरीदने में, एंड दोज विद नन क्रिमिनल, और ऐसे जो क्रिमिनल जाने जाते हैं, क्रिमिनल कनेक्शंस जिनके होते हैं, उन वो भी इलेक्शन को लूज़ करते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। और कुछ मामलों को छोड़ करके ऐसे इलेक्शंस जहां लड़ाई झगड़े होते हैं, इलेक्टोरल आउटकम्स को यूजुअली एक्सेप्ट किया जाता है और लोगों के द्वारा फैसला दिया जाता है पार्टियों की हार का। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए चैलेंज। इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। भारत में जो इलेक्शंस होते हैं बेसिकली फ्री और फेयर होते हैं। समटाइम्स दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ज़रूरी ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंज टू इंडियन इलेक्शंस। बहुत से लिमिटेशन और चैलेंज हैं इंडियन इलेक्शन के लिए। दीज इंक्लूड जो यहाँ बताए गए हैं। कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी एंजॉय बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज़ जिनके पास बहुत अधिक धन होता है वो आनंद करते हैं बहुत बड़े और अनफेयर एडवांटेज के साथ सिमिलर पार्टियों के ऊपर, यानी कि वो अनफेयरली इलेक्शंस को जीत जाते हैं और उसका आनंद करते हैं। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो क्रिमिनल कनेक्शंस जिनके होते हैं वो दूसरी पार्टियों को पुश करके जो है इलेक्टोरल रेस से बाहर कर देते हैं, यानी कि निर्वाचन जो इलेक्शन है उससे बाहर कर देते हैं, उनको बैठने पर मजबूर कर देते हैं और
टिकट उनको मिल जाता है। टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज़। इसके साथ ही दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है कि कभी कभी जो है फैमिलीज़ परिवार के आधार पर भी टिकट बांटे जाते हैं। इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स एज मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस्ड। इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस, इलेक्शन को ऑफ़र करना छोटी सी चॉइस है। ऑर्डिनरी सिटीजन जो साधारण नागरिक होते हैं एज मेजर पार्टीज़ बड़ी बड़ी पार्टियों के आर क्वाइट सिमिलर बिल्कुल समान होते हैं एक दूसरे के, उनकी नीतियों को लेकर और उनके कार्यों को लेकर के। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जो छोटी पार्टियां होती हैं वो और इंडिपेंडेंट जो उनके कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कष्ट सहन करते हैं और उनको बहुत अधिक कभी कभी हानि भी हो जाती है अगर वो तुलना की जाए बड़ी पार्टियों से। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स टू वॉच इट।